सेल्फ क्या है? सेल्फ ही ब्लेम होगा। सेल्फ ही ब्लेम होगा। मुझे तो नहीं चाहिए ना कि 6 महीने का ब्लेम जाए वो किसी भी सूरत में। जी मैम। हो गया प्रीति? मैम 1 सेकेंड। सार्थक का तो जेन्युइन रीजन आ गया। कोई नहीं। सबसे पहले मेरे को जितनी क्वेरी आई अभी तक, वो सबसे पहले ये है, मुझे जितने लोगों से मेरे को लगा कि कहीं कहीं पे बात कर लेनी चाहिए, फोन पे मैंने बात भी की। व्हाट आई फाइंड इज, क्लास के साथ तो बहुत स्पीड में चल रहे थे, सब चीजें रिकॉल बड़ी स्पीड में हो रही थी। क्लास के बाद उतनी स्पीड में तुमसे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। वही तुम्हारा जो पुराना पेज था ना, वही पुराने पेज पे वापस आ गए कि वही 4-4 घंटे 6-6 घंटे एक सब्जेक्ट जो चैप्टर को लगने चाहिए थे वैसे ही लग रहे हैं। पहली जो तुम्हारे साथ अभी दिक्कत चल रही है, जबकि ये लास्ट एंड टाइम पे अब तुम्हारा जेन्युइनली रिवीजन ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। दूसरा जो मुझे पता चल रहा है वो ये कि लिस्ट डाउन करके रखी। मैम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन नींद आ रही है ज्यादा, अब नींद आना चालू हो गई है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। फिर उसके बाद मैम याद नहीं रह पा रहा, आपने सब करवाया था, रिवाइज कराया था, पर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो है ही नहीं। अब ऐसा लग रहा है कई चीजें वापस पढ़ने जैसी हो रही। फिर उसके बाद आंसर पता है लेकिन लिख नहीं पा रहे। आर यू गेटिंग 5 थिंग्स? आंसर पता है, लिख नहीं पा रहे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जा नहीं रही, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम पढ़ नहीं पा रहे, और उसके बाद तुम्हारा एक यही कि जो रिवीजन करने का टाइम कम लगना चाहिए था, अभी भी हम उसी पेस पे। तो सबसे पहली चीज, फिर से उस पेस पे वापस आओ जहाँ पे हम टाइमर लगाया करते थे। तुम टाइमर लगाना छोड़ नहीं सकते सेल्फ स्टडी में भी। अब तैयारी कैसे करना है, पिकिंग फर्स्ट तुम्हारे लिए मैं एएमए का सब्जेक्ट ले लेती हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ पे सबका एएमए ही है। और सेम यू कैन डू फॉर एससीपीएमई, सेम चीज तुम किस पे कर सकते हो, एससीपीएमई पे भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट कि क्वेश्चन क्या है अलग अलग, मतलब चैप्टर्स को उन्होंने बाइफरकेट करके अलग किया है। अगर मैं एएमए की बात करूं तो एएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लियर ये तुमको मैं बोल रही हूँ, थ्योरी पे ध्यान देना। क्यों ध्यान देना? क्योंकि अगर तुम जुलाई 2021 का पेपर उठाओगे तो उन्होंने लास्ट में आके तुम्हारे लिए पैटर्न चेंज कर दिया है। वो पैटर्न दे रहे हैं जो शुरुआत में किनका पैटर्न था, न्यू कोर्स वालों का जो पैटर्न था ना, कि उनको थ्योरी वाइज केस स्टडी वाइज क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो तुम्हारे लिए हो गया। तो यू हैव टू फोकस ऑन केस स्टडी। ट्रांसफर प्राइसिंग की केस स्टडी थी जुलाई 2021 में, जो केस स्टडी ओल्ड कोर्स वालों को नहीं आती है, वो केस स्टडी कहाँ आती थी, न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स को आती थी। तो फॉर एएमए स्टूडेंट्स तुम्हें केस स्टडी पे फोकस करना होगा, पहली चीज। उसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट, एक एक पॉइंटर लिख लो, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही ये 15-20 दिन जो तुम्हारे पास है इसका प्रिपरेशन करना। सबसे पहली चीज, एएमए के स्टूडेंट केस स्टडी पे ध्यान रखेंगे, और एससीपीएमई के स्टूडेंट कीवर्ड्स पे ध्यान रखेंगे कि उनके हर एबीसी में जब रिक्वायरमेंट पूछी होती है, लास्ट रिक्वायरमेंट थ्योरी ही होता है उनका। तो अगर उन्होंने थ्योरी अच्छी नहीं लिखी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, और थ्योरी के लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो कीवर्ड्स पिक करना, और वो कीवर्ड्स उन्हें चाहिए होते हैं। उन्होंने अगर 6 पॉइंट लिखे तो आपको कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। तो एससीपीएमई वालों को कीवर्ड्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर एएमए की बात करो या फिर एससीपीएमई, दोनों के लिए डिसीजन मेकिंग चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 छोड़ने की कोशिश मत करो, कई बच्चे चैप्टर 2 छोड़ देते हैं, उसकी जगह रोज उसके 5 क्वेश्चन उठा लो, सिर्फ 5 क्वेश्चन पर डे। आज भी अगर तुम करोगे तो 77 क्वेश्चन होते हैं एएमए के। चैप्टर नंबर 2 में एग्जैक्ट 77 क्वेश्चन है, जिसमें से अगर तुम शुरू से करने जाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट और रियल इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन है जो बहुत इजी होते हैं। तो डेली 5 क्वेश्चन ले लो तुम चैप्टर नंबर 2 के, आराम से अभी भी तुम 5 से डिवाइड करके देखो, तुम इजीली क्या कर सकते हो, चैप्टर 2 कवर कर सकते हो। पहली चीज, चैप्टर 2 से तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे तुम्हारे एएमए में लगते हैं। तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। पहले चैप्टर 2 का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम चाहो तो
तुम्हारी एक अलग से कॉन्सेप्ट वाली बुक बनी हुई होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बुक क्या होनी चाहिए? तुम्हारी अलग से होनी चाहिए। नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट बुक तुम अतुल अग्रवाल की क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट उसने लिख के रखे हुए। तो वो वाली कॉन्सेप्ट बुक क्या करो, डाउनलोड कर लो। सबसे पहले जाओ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस पे आओगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है, टाइमर लगना कंपलसरी है और बिना देखे करना पड़ेगा। चाहे एएमए ले लो, चाहे एससीपीएमई ले लो, पूरा की पूरा एएमए, पूरा की पूरा एससीपीएमई, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्हीं 4 चीजों पे बना है। नोटिस करना स्टार्ट करना कि प्रॉफिट देने के 4 तरीके क्या होते हैं। जैसे अगर उसने डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है तो कंट्रीब्यूशन प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आर यू गेटिंग? सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ये एससीपीएमई वालों के लिए भी है, वही तो है सब उनके इसमें भी। तो देखो कि उसने प्रॉफिट कैसे दिया है, कॉस्ट परसेंटेज पे दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज पे दिया है कि एब्सोल्यूट टर्म में दिया है, किस वे में दिया है। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट देने के उसके 4 तरीके में एक होता है कॉस्ट का परसेंटेज, या तुम्हारा सेल्स का परसेंटेज, या फिर वो एब्सोल्यूट टर्म दे देगा कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज नोन एज डिजायर्ड प्रॉफिट। या फिर वो चौथा क्या करेगा, टर्नओवर। याद है टर्नओवर का वो बोलता है ना कि फिक्स्ड एसेट प्लस टर्नओवर के 50% का इतना प्रॉफिट, जो तुमको चैप्टर नंबर 3 में दिखेगा। चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से तुम्हें बताएगा प्रॉफिट देने का, उसके तरीके सब उसी के अंदर है। तुमने सॉर्टिंग कर ली कि प्रॉफिट कितने तरह से देता है। उसके अलावा पूरे एएमए में मैं बताऊंगी कि एक और तरीका ही नहीं है प्रॉफिट देने का, या तो यही 4 तरीके हैं या तो कोई और तरीका ही नहीं है। प्रॉफिट हो गया, आ जाओ सेल्स पे। सेल्स देने का उसका तरीका क्या होता है? सेल्स देने का तरीका सिर्फ या तो ये होगा कि डायरेक्ट सेल्स दे देगा तुमको, पहली चीज, या फिर बजट पे जाओ। बजट में याद है तुम सेल्स कैलकुलेट करते हो कि हमें कितना सेल्स करना है। कैसे जाते हो? बैकवर्ड जाते हो। पहले तुम ओपनिंग, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल, ये सारे का क्या करते हो, एडजस्टमेंट करके फिर डिमांड निकालते हो कि डिमांड कितनी। या तो वही वो किसी क्वेश्चन में क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, मतलब किसी और क्वेश्चन के साथ बजट फिक्स कर देगा। या फिर तीसरा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वाला याद करो, कोका वाला एक उसका क्वेश्चन है, वेनिला कोका आइसक्रीम वाला एक क्वेश्चन है, जिसमें वो बताता है कि पर आप कितना कुछ कॉस्ट कम करोगे तो 10% उसकी क्या बढ़ती जाएगी, डिमांड वगैरह कुछ बढ़ती जाएगी। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो 3 तरह सेल्स देने की है। सेल्स या तो डायरेक्ट देगा, या बजट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के देगा कि सेल्स कैलकुलेट करो, या फिर तीसरा वो क्या करेगा, तीसरा तुमको सीधे सीधे क्या दे रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। तो यही 3 तरीके हैं उसके सेल्स देने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है उसके पास सेल्स देने का। ये चीज नोटिस करना स्टार्ट करना। नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो फिर तुमको समझ में आएगा, अच्छा मुझे यहाँ पे यही मेथड तो अप्लाई करनी होती है। फिर आ जाते हैं हम किस पे, कॉस्ट पे। अब सुनना ध्यान से, कॉस्ट क्या देगा, या तो डायरेक्ट टिक 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 पर यूनिट कॉस्ट, रॉ मटेरियल इतना, तुम्हारा लेबर कॉस्ट इतना, ये इतना डायरेक्ट दे दिया उसने, पर यूनिट ले दे दिया। या तो डायरेक्ट देगा, या फिर पूरे टोटल में देगा, या तो क्या करेगा, पूरा पूरा टोटल देगा। ये नहीं दिया तो याद करो वो पता है क्या करता है, एबीसी कॉस्टिंग। हर कहीं तुमको तो एबीसी कॉस्टिंग उसकी मिल जाएगी। तो एबीसी कॉस्टिंग ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट फॉर्मेशन का तरीका ही तो एबीसी कॉस्टिंग है, वो तुमको एबीसी दिखाएगा। और कहीं कहीं पे उसने करके रखा है टारगेट कॉस्टिंग, कि डिजायर्ड तुमको परसेंटेज दे देगा, रिवर्स कैलकुलेशन करवा के तुमको टारगेट कॉस्ट निकालने को देगा। तो 4 तरीके, कॉस्ट निकालने के भी उसके क्या है, 4 तरीके। जब तुम इतने लेवल पे क्या कर लोगे ना, एएमए को समझ लोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा एएमए हो या एससीपीएमई हो, इन्हीं 4 चीजों को रोल डाउन करते करते वो क्या पहुंचते हैं तुम्हारे पास। अब एक चीज और, उसमें भी आ जाते हैं हम किसमें, वेरिएबल कॉस्ट में, लेबर पे। लेबर या तो क्या देगा, वो सीधे देगा इतना लेबर कॉस्ट है, या तो उसमें लर्निंग कर्व दे देगा, या तो क्या देगा उसके अंदर, लर्निंग कर्व। तो आर यू गेटिंग? तुमको कॉस्टिंग है ही क्या, कॉस्टिंग मतलब सेल्स होता है, कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है, कॉस्टिंग मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और प्रॉफिट होता है। तुम्हें क्वेश्चन करते करते ये इकट्ठा करना है कि कितनी तरीके से इस चीज को दिया जा सकता है। जब तुम्हें समझ में आएगा तो यू वुड बी सरप्राइज कि 5 से 6 तरीके इन चीजों को देने के।
फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो जो भी उसका क्या है, सबसे पहली गलती बच्चों की जनरली होती है जब तुम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे आते हो, बहुत सुकून शांति से तुम क्या कर रहे हो, कॉस्ट कैलकुलेट करते जा रहे हो, लास्ट में आके लिख देते हो टोटल कॉस्ट। तुमने प्रिवेंटिव कर लिया, तुमने अप्रेजल कर लिया, तुमने क्या कर लिया, एक्सटर्नल फेलियर कर लिया, इंटरनल फेलियर कर लिया, सब सही तरीके से किया, और लास्ट में आके क्या गड़बड़ कर दी, टोटल क्वालिटी कॉस्ट लिखने की जगह जल्दीबाजी में टोटल कॉस्ट लिख दिया। गलती क्यों है ये? क्योंकि टोटल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और टोटल क्वालिटी कॉस्ट प्रिवेंटिव, अप्रेजल, एक्सटर्नल, इंटरनल से जुड़ के बनता है। तो तुम जैसे ही टोटल कॉस्ट लिखोगे पूरा क्या हो गया, गलत, क्योंकि उसने टोटल क्वालिटी कॉस्ट मांगा है, टोटल कॉस्ट नहीं मांगा। ये छोटी छोटी सी माइन्यूट क्या है, तुम्हारी मिस्टेक है। तुम इसके बाद जैसे ही चैप्टर 2 हो फिर चैप्टर 1 पे आना। चैप्टर 1 में तुमको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मिलेगा, तुम्हें जॉइंट प्रोडक्ट का मिलेगा, सारी की सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी, तुमको चैप्टर 1 में मिलेगी। छोटे छोटे से, कोई बड़े नहीं, हर चैप्टर के 5 तो क्वेश्चन है उसके अंदर, सिर्फ ABC के 7 या 8 क्वेश्चन है, बाकी सब 5 क्वेश्चन है। इसमें ये तुम्हें टोटली एग्जाम कंडीशन में ही करना है, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 2 तुम्हें आ जाएगा ना, तो चैप्टर 2 के बाद तुम्हारे लिए चैप्टर 1 इजी हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें याद रखना है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सब प्लस कर दो। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट जितने भी कॉस्ट होते हैं सारे के सारे कॉस्ट प्लस हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें TQM एक और चीज सिखाएगा। TQM क्या सिखाएगा, रिवर्स कैलकुलेशन। और ये रिवर्स कैलकुलेशन यही काम नहीं आएगा, तुमको बजटरी में भी काम आएगा। मैम रिवर्स कैलकुलेशन कैसा, याद करो, वो क्या कहता है कि इंक्लूसिव वाला होता है ना, कि इनपुट में इतना क्या है इंक्लूडेड है, उतना लॉस हो रहा है, तो तुम डिवाइड बाय 118% करते हो। अगर 18% कुछ है तो डिवाइड बाय 118% करते हो। मतलब तुम रिवर्स जाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो उससे रॉ मटेरियल कितना था। ये रिवर्स कैलकुलेशन तुमको बजटरी में भी काम आएगा। चैप्टर बजटरी जो है, बजटरी पूरा नहीं किया जाता कभी, कभी उसको जीवन में पूरा करने की कोशिश मत करना। उसके अंदर से उठाना उसके एडजस्टमेंट, कि कितने तरीके से उसने बोला है मुझे सेल्स निकालने के लिए। वो पूरा चैप्टर तुमको तरीके बताएगा सेल्स कैसे निकाली जा सकती है, पूरा चैप्टर ही वो है। उसके बाद तो तुम भी जानते हो कि कैश का सिर्फ फॉर्मेट बनाओ, कैश बजट का फॉर्मेट क्या होता है। ये कैश बजट का मेरा फॉर्मेट है, कब मुझे डेफिशिएंसी या फिर कब मुझे इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, प्लस माइनस करना है। कई बच्चे डेफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट को पहले ऐड लेस करने के बाद क्या करते, बैलेंस निकालते, वो गलत है। वो एक कॉलम छोड़ता है, कॉलम छोड़ने के बाद बैलेंस निकालता है। तो मतलब वो ऑलरेडी कॉलम छोड़ने के बाद उसमें क्या करता है, क्लोजिंग जो बैलेंस होता है ना आपका कैश का, वो इंक्लूड करता है उस डेफिशिएंसी या फिर उस इन्वेस्टमेंट को, तभी वो क्या निकलता है, वो बैलेंस। ये छोटी छोटी चीजें मैं क्या बता रही हूँ, वो सारी गलतियां और वो तरीके जिससे तुमको SCGME या AMA समझ में आएगा। तो बजट वाला बिल्कुल पूरा नहीं करना है सॉल्व, मैं खुद बोल रही हूँ। उसमें से तुम्हें सारे तरीके मिल जाएंगे कि बैक कैलकुलेशन से कैसे सेल्स निकल सकती है, कैसे मैं सेल्स के तक पहुंच सकता हूँ। उसके सिर्फ एडजस्टमेंट इकट्ठा करना, बटोर लेना सारे एडजस्टमेंट, वो तुम्हें बहुत काम आएगा। उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर AMA वालों की बात करो तो उसमें 21 या फिर 23 ऐसा क्वेश्चन है जो खुद अपने आप में 2 पेज का है, 2-2.5 पेज का तो क्वेश्चन ही है। कोशिश भी मत करना उसको सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम में आ भी गया ना तो छोड़ के आना ही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 1.5 घंटे में सॉल्व होगा और अपन 1.5 घंटे तो ऐसे क्वेश्चन को देने वाले नहीं। तो बजटरी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीरियड वाइज भी चलते हैं, मत करना, सीधे उसको क्या करना, ओमिट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो दे ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन फिर तुम्हारा आता है किसमें, चैप्टर नंबर 3 प्राइसिंग डिसीजन में कंट्रीब्यूशन रेशियो का, वो क्वेश्चन जरूर देखना। किस तरह से कंट्रीब्यूशन रेशियो में तुम क्या करते हो, डिवीजन करते हो चीजें, वो बताएगा कि लेबर रेशियो, लेबर आर रेशियो में तुमको कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कोई वो क्या दे देगा तुमको, रेशियो दे देगा, उस रेशियो के बेस पे तुमको कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। वो तुम्हें किसमें मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 प्राइसिंग डिसीजन में। ये क्या चल रहा है, सारे अलग अलग क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया, एक क्रक्स तैयार कर लिया। तो मैं पता है क्या बोलूंगी, जिसने अभी तक AMA ढंग से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि IDT को क्लोज करने का रीजन यही था कि अभी उसका टेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमारा AMA छूट रहा है। एक दिन तसल्ली से लगाओ, किस चीज के लिए, सुबह से बैठो रात तक बैठे रहो,
सिर्फ इसलिए मेहनत करो कि पहले एनालाइज कर लें, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। तरीका क्या है, रिक्वायरमेंट 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 समझो कि चैप्टर की या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तुम चैप्टर या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ जाओगे ना, तुम्हें वो 13 मिनट जो रीडिंग वाले होते हैं ना, वो 13 मिनट तब तुम एएमए के लिए यूज कर पाओगे कि मुझे रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। और ये रिक्वायरमेंट में हम लोग ने एएमए की क्लास में पिछली बार यही किया था, रिक्वायरमेंट्स के वर्ड को पकड़ पढ़ करके पूरे क्वेश्चन की कहानी समझ में आ गई थी कि इसमें यही दिया गया होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखता ही है। सपोज करो रिक्वायरमेंट ए है, रिक्वायरमेंट ए में उसने क्या बोला है कि सपोज करो बताओ कि ये कॉस्ट लगनी है या नहीं लगनी, और रिक्वायरमेंट बी में क्या बोलेगा, अगर तुम्हारा आंसर ए के लिए पॉजिटिव है तो ये बताओ, तो तुम मान के चलना 100% उसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, तभी तो नेक्स्ट वाला रिक्वायरमेंट वो यही दे रहा है। तो तुम्हारे लिए वो क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजें बोल रही हूँ, थोड़ा नोट डाउन करते जाओ, तुमको ये काम आएगी। और कोई अगर सब कुछ नोट डाउन कर रहा है तो उसको शेयर भी कर देना, ताकि जिसने लिखना नहीं है ना उसको दिख जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है। चैप्टर नंबर 1 उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे जाने वाला है। फिर आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 जो है बजटरी। बजटरी कंट्रोल क्या है, सेल्स और इन सब के सिर्फ कैलकुलेशन और काइंड ऑफ एडजस्टमेंट के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। बजटरी का कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना एएमए तुम्हारा स्ट्रांग होगा। बजटरी के कॉन्सेप्ट में एक एक चीज बताई है कि तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहाँ लगती है, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कहाँ होती है, वो चीज वहां पे ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी क्लिक जरूर करना। जब कोई कॉस्ट समझ नहीं आ रही हो ना, तो तुम करते क्या हो, एक चीज बताओ, जब तुम डिवाइड करते हो ना, चैप्टर नंबर कौन सा तुम्हारा फिर से लेते हैं, बजटरी में कि कौन से में, जब तुम डिवाइड करके देखते हो, क्या डिवाइड करके देखते हो कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तुम कर क्या रहे हो, जो चीज पर यूनिट सेम है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो चीज पर यूनिट चेंज हो रही है वो तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो छोटे 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 कॉन्सेप्ट जो है ना, इन कॉन्सेप्ट को बटोर लो, उसके बाद ईएमए बिना देखे स्टार्ट करना। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेल्स देने के तरीके ढूंढ लो उसको कि सेल्स कितनी तरीके से देता है, वेरिएबल कॉस्ट देने के उसके तरीके क्या है, प्रॉफिट देने के तरीके क्या है। ये सब से तुम्हें कहानी क्लियर हो जाएगी कि घूम फिर के तुम बार बार वही तो एडजस्टमेंट कर रहे हो जो तुम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हो। फिर इसके बाद जैसा मैंने बोला चैप्टर 2 पहले करो, फिर चैप्टर 1 करो, उसके बाद तुम आ जाओ चैप्टर 3 पे। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर पूरे एएमए की जान है। ये 3 चैप्टर जिसके स्ट्रॉन्ग है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, और ट्रांसफर प्राइसिंग में गोल कॉन्ग्रेंस पे बड़ा ध्यान देना। गोल कॉन्ग्रेंस का मतलब है किसी का नुकसान हो, एक इंडिविजुअल का तो चलेगा, ओवरऑल कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हर एक उसके रिक्वायरमेंट में, ट्रांसफर प्राइसिंग की हर एक रिक्वायरमेंट में वो एक बार तो पूछता है ओवरऑल कंपनी का ध्यान रखते हो तुम, क्या बताओगे। तो उसके कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना कि ओवरऑल कंपनी को देखते हुए तुम क्या बताओगे। ओवरऑल कंपनी में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। जब तुम ओवरऑल कंपनी की तरह सोच रहे हो तब तुम ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लगाओगे, मेरी ये लाइन याद रखना। और इस लाइन के हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना एक एक क्वेश्चन में, तब तुमको समझ में आएगा कि ओवरऑल जब तुम ट्रांसफर प्राइसिंग पे आ जाओगे और ओवरऑल कंपनी पे आओगे, ट्रांसफर प्राइसिंग नलीफाई हो जाता है। मैम कैसे नलीफाई हो जाएगा, एक डिविजन ए है एक डिविजन बी है, डिविजन ए ने अगर 10 रुपए में कोई चीज इससे खरीदी तो एक की कॉस्ट एक की सेल्स, नलीफाई नहीं हो गया। 2 डिवीजन है, एक डिवीजन ए है एक डिवीजन बी है, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी से कुछ खरीद रहा है तो बी की सेल्स है 10 रुपए और ए की क्या है, कॉस्ट 10 रुपए, तो ओवरऑल कंपनी में तो ये नलीफाई नहीं हो जाने वाला। तो जब भी तुम ओवरऑल कंपनी के लिए सोचते हो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन गलती से भी लगवाना मत, वो नहीं लगते हैं। तो इस बेसिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग को सोचना। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग में ही आता है कि XYZ 3 डिवीजन है, अब इसमें बताओ कि मिनिमम प्राइस कितनी होगी, मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी, ट्रांसफर प्राइसिंग की मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी।
तो मिनिमम तो मुझे कम से कम मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो चाहिए ना, जो वेरिएबल कॉस्ट है कम से कम मुझे उतना तो दो, और दूसरी पार्टी कम से कम कितना देगी, वो ज्यादा अगर उसको बाहर से मार्केट से 60 रुपीज में मिल रहा है तो वो तुमको 61 भी नहीं देने वाली। तो इन कॉन्सेप्ट को जज करो। इसके लिए स्पेसिफिकली ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए हमारी बुक की प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले खुद के लॉजिक लगाना। खुद के लॉजिक इसलिए लगाना, तुम्हें पता चलेगा मैं जनरली खुद ऐसे ही कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बुक की प्रेजेंटेशन को कॉपी करने के चक्कर में मैं गोल गोल घूमने लग जाऊंगी। तो अगर एक्स मैनेजर का कुछ बोला है, वहां पे है एक्स वाई करके भी कुछ है, एक्स डिवीजन वाई डिवीजन, थर्ड या फोर्थ ही क्वेश्चन है तुम्हारा जिसमें नेगोशिएशन वाला क्वेश्चन है। तो एक्स डिपार्टमेंट का सोचो तो खुद पहले सिर्फ एक्स को फोकस करना कि एक्स पे क्या होगा, बाकी सारी कहानी भूल जाना। फिर सिर्फ वाई को सोचना कि वाई में क्या होगा। ऑटोमेटिक देखना कि वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने एक साथ दिया है या फिर अप एंड डाउन करके दिया, तुमने इंडिविजुअली सही तरीके से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये छोटी 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 चीजें जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। ये वाला मैं एक बार यूट्यूब पे भी डाल दूंगी वीडियो, ये देख लेना। सारी चीजें एक एक चीजें क्या है काम आएगी। अब जिस भी चैप्टर को करो, एएमए में या एससीपीएमए में, जिस भी चैप्टर को करो उसमें एक क्रक्स और निकालना है, और ये कसम खा लो कि निकाल के रहोगे तभी वो चैप्टर भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 पे जा रहे हो, उसमें टीक्यूएम पे जा रहे हो, तो पता है टीक्यूएम के क्वेश्चन क्या होते हैं? टीक्यूएम के क्वेश्चन या तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट का होगा पहला, या फिर तुमको क्या देगा, केस स्टडी दे देगा कि बताओ ये प्रिवेंटिव है, अप्रेजल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कौन सी कॉस्ट है, या तो वो देगा। या फिर तीसरा वो पता है क्या देगा, तीसरा कुछ नहीं, वही बैक कैलकुलेशन जो तुम्हारा लास्ट 4 या 5th या 6th क्वेश्चन है, जिसमें वो मटेरियल के पीछे पीछे जाता है, मतलब कि बैकवर्ड कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है। 3 ही तरह के क्वेश्चन तुम्हारे टीक्यूएम में, या तो केस स्टडी जिसमें तुम आइडेंटिफाई करके बताओ ये प्रिवेंटिव है, अप्रेजल है, क्या है, जो सेक्शन सी में सब भरा पड़ा है। टाइप ऑफ केस स्टडी, वैलिड है, इनवैलिड है, ट्रू है, फॉल्स है। तो पता है चैप्टर की सॉर्टिंग स्टार्ट करो। चैप्टर की सॉर्टिंग का मतलब कौन कौन से तरह की क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट को सीधे क्या करना है, एक स्टिकी नोट में, ये चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब वो 4 तरह के क्वेश्चन तुमको समझ में आएंगे, पेपर में मुझे दिख गया क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, तो मुझे देर लग रही है क्या ये समझने में कि अंदर क्या दिया होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो रिक्वायरमेंट सारे चैप्टर की, कि जैसे अगर तुम जाओ ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन कितने तरह के, या तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग पूछेगा कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, या फिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सेप्टेबल है क्या, या फिर कैलकुलेट करके दे दो कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। और चौथा तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल का ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें फिर वो डॉलर और ये सब हो जाते हैं। यही 4 तो तरीके हैं। और इसमें सबसे लास्ट के क्वेश्चन में सब कुछ मिल के आता है, सब कुछ। जब जब ऐसा हो कि एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट का कोई क्वेश्चन है कि क्या एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इतने यूनिट है, हम इतने से इतने यूनिट बनाते हैं तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, इतने से इतने यूनिट बनाएंगे तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी होगी। तो हमेशा सोच लेना फिक्स्ड कॉस्ट तभी बढ़ाओगे जब उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन तुमको क्या मिल रहा होगा, सही मिल रहा होगा। मुझे 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है और कंट्रीब्यूशन 8,000 आ रहा है, वही मेरा डिसीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप, मुझे आगे नहीं जाना। तो जहां जहां पे यूनिट वाइज मेरी फिक्स्ड कॉस्ट डिफर कर रही, वहां मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना ही है। और यही तुम्हारे ट्रांसफर प्राइसिंग के लास्ट के क्वेश्चन में है। तो आर यू गेटिंग? ये एनालिसिस करके तुम्हें एक चीज समझ में आई, जिन्होंने थोड़ा भी एमए किया कि अरे ये तो क्वेश्चन करके रखे होंगे, पर इसको क्या करना है, हर चैप्टर में चैप्टर सॉर्टिंग करनी है, कंपलसरी करनी है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट है। फिर देखना नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से सेल्स दी जाती है, किस तरह से मटेरियल दिया जाता है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग के उनके तरीके क्या है। और जैसे ये चीज समझ में आ गई तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे होती है। क्योंकि पहली दुख तो यही है, हमारे एएमए में सब बच्चों का दुख तो यही होता है, एससीपीएम में भी, कि समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो वो स्टार्ट करने के लिए पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है। वो दोनों चीजें तुमको समझ में आ गई तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओहो चलो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। कसम खा के रखना, एक बार तो खुद से ही सोचोगे सॉल्यूशन,
फिर तुम खुद ही देखोगे, अगर खुद से सोच लिया सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तुम लिखने बैठ गए सोच लिया, ये नहीं आ रहा, पहले खुद से पूरी शिद्दत लगा ली, नहीं आ रहा, फिर अब सॉल्यूशन देखने का ही टाइम बचा है कि सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन उसको फिर लिख के रखो। अच्छा ये चीज मेरे को नहीं समझ में, चाहे हिंदी में लिखो, पर लिखो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि कल जब तुम क्या करोगे, आगे के 10 क्वेश्चन करोगे ना, पहले आंख बंद करके क्वेश्चन 1 की ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने ऐसा किया था, क्वेश्चन 2 की ये रिक्वायरमेंट थी, ऐसा, जिससे मैं बोल रही हूँ कि एएमए का भी क्यूमुलेटिव रिविजन करो, क्योंकि क्वेश्चन तो वही उठ के आते हैं। मैं बताऊं, चाहे जुलाई का पेपर ले लो, चाहे इससे पहले तुम्हारा कब हुई थी एग्जाम, जनवरी में हुई थी, कोई भी पेपर लो, बच्चों ने हवा बनाया था, और एक भी क्वेश्चन पीएम से नहीं आया, बाप रे ये क्या हो गया। मैं एक चीज बताऊं, पूरा पीएम का ही क्वेश्चन था, पर एक की भी जो फिगर्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज सेम नहीं थी, उन्होंने पूरी तरह से लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया और तुमसे पूछा वही था। तो जरूरी नहीं है कि वो कट कॉपी पेस्ट तुमको क्वेश्चन देने वाले हैं, ये एक मिथ है। मैंने पिछली बार की भी बैच में ज्योति थी और दिव्या थी, याद है मैंने बोला था शुरू से ही, ये भूल जाना कि पीएम से कुछ भी आने वाला है, तुमको तो अपना दिमाग वहीं लगा के आना है, तो वो यहीं से सीखो कि पीएम से कुछ भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी पीएम से नहीं आएगा, यहाँ भी दिमाग लगाना है और वहां भी दिमाग लगा के ही आना है। इसको बोलते हैं मेंटल प्रिपरेशन ना। मेंटल प्रिपरेशन का मतलब ये कि अभी से दिमाग को बता दो कि भाई तेरे को देखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को वहां यहाँ भी चलना है, वहां पे भी चलना है। इससे वो 15 मिनट में तुमको पैनिक नहीं आएगा। अगर सपोज करो देखा हुआ कुछ आ गया, वहां तो वहीं पे अपना क्या हो गया, वारे नहीं आ रहे होगा कि भाई यार देखा हुआ पेपर है, इजी है। और अगर देखा हुआ पेपर नहीं आया, तब भी तुमने अपने दिल को समझा के रखा था कि बोला ही था ना देखा हुआ कुछ आने ही नहीं वाला, तो कहीं ना कहीं तुमने पैनिक लेवल को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये पूरे प्रिपरेशन फेज में एएमए, डीटी, आईडीटी, तुम्हारा जो भी पेपर हो, इसका मतलब खैर इतना अच्छा है कि देखा हुआ ही आता है, पर तब देखा हुआ भी समझ नहीं आता है कि क्या आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी देखा हुआ नहीं आएगा, कुछ भी पीएम से नहीं आएगा, ये लिख के रखना सामने, ये सामने लिखना। ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फेज मैंने सच में मेरी कॉपी में भी लिखा था, पीएम से कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा पीएम से। और एक ही चीज हमेशा की थी ये कि अपना दिमाग यहाँ भी चलाना है, अपना दिमाग वहां भी चलाना है। और ये सब मुझे अभी भी क्यों याद है, पिछली बैच ली थी, अब मैंने बैच नहीं ली, मुझे याद इसलिए क्योंकि इतना एनालिसिस करके रखा था कि हाँ भैया इतना एनालिसिस करना है। और मैं बताती हूँ, मेरा तब भी 80 मार्क्स का ही अटेंड हुआ था, मुझसे तो भी अटेंड नहीं हो पाया था, स्टिल आई गॉट 59। तो अगर एफिशिएंसी और उसके बाद बोलते हैं ना प्रिसीशन होना चाहिए, तो फिर इतना होना चाहिए कि अगर 20 नंबर का छूट भी है ठीक है, लेकिन फिर अगर मेरा एक भी क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाता तो एग्जामिशन उसमें भी थी। तो आर यू गेटिंग कि बहुत ध्यान से बस ये कि कुछ भी पीएम से नहीं आएगा, मेंटल लेवल पे भी खुद को प्रिपेयर करो। अब आते 13 मिनट, तुमको समझा दिया कि 13 मिनट तभी यूज कर पाओगे जब यहाँ से रिक्वायरमेंट और चैप्टर की सॉर्टिंग सीखोगे। दिन की शुरुआत तुम्हारी जैसे ही सुबह उठते हो, अगर आदत है ना कि सुबह उठते से ब्रश करना चाहिए, तो आदत डाल लो, ब्रश करने के बाद 13 मिनट हमको किसी एक पेपर के एनालिसिस को देने हैं। इससे तुम क्या सीख रहे हो, अपनी आंखों को वो पेपर देखने की आदत दे रहे हो कि रोज तुमने, अभी तुम्हारे पास कितने दिन है, कम से कम नीनी करके भी 20 डेज हैं तुम्हारे पास, बहुत थोड़ा कट शॉर्ट करके बता रही, बट 20 पेपर तुमको बार बार तुम्हारे ब्रेन को दिख रहा है, उसको एक क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, नया कुछ एकदम से नहीं दिखेगा उस दिन उसको पेपर में, उसको पता है अच्छा इस टाइप का पेपर आता है, मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है। इट इज नोन एज ट्रेनिंग योर माइंड। और 13 मिनट तुम्हें देने हैं, ये अटेम्प्ट की कसम मैं तुमको दे रही हूँ कि तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ये 13 मिनट तुमको एक एक को कसम है कि तुमको वो 13 मिनट वहां पे देने हैं, रोज डेली सुबह उठते से एक पेपर एनालाइज करोगे। मुझे टेलीग्राम पे एक बच्चे ने लिख के दिया, मैम मेरे को 2 घंटे एक पेपर को एनालाइज करने में लग जा रहे हैं। आई वॉज रियली वेरी सरप्राइज कि 2 घंटे मतलब पेपर का लिखते लिखते वो बच्चा एनालाइज ही करता रहेगा, तो कैसे उसके 100 नंबर का पेपर अटेंड ही नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? तो वो प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद एएमए लिखते वक्त या एससीपीएमई लिखते वक्त, एससीपीएमई तो ओआर है ही नहीं उसमें, पर एएमए वालों कभी भी गलती से भी ओआर पहले स्टार्ट मत करना। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, पहले तो ओआर स्टार्ट करने लग जाते हैं। ओआर दिखता इजी है लेकिन वो लेंदी होता है।
उसमें अगर तुमने 1.5 घंटे गवा दिए तो क्या तुम्हें लगता है कि अगले 1.5 घंटे में तुम ए में पूरा सॉल्व कर लोगे? क्योंकि ए में ट्रिकी जरूर है लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा छोटा पड़ता है, इजी पड़ता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये 13 मिनट जब तुम यूटिलाइज कर रहे हो, कोई 2 क्वेश्चन, थ्योरी को पढ़ना भी मत उस टाइम, थ्योरी वाला क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो 1 ही मिनट में उधर पढ़ते से लिखना चालू करना होता है, तो क्यों 13 मिनट में उसका टाइम वेस्ट करना। हमको डायरेक्ट किस पे जाना है, हमको जाना है सबसे पहले क्वेश्चन 1 को भी अभी के लिए मैं साइड कर रही हूँ, सबसे पहले 2, 3, 4, 5 देखना चालू करना। उसमें भी अगर हमने ऐसा किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के बैठे हैं तो वो वाला क्वेश्चन भी अभी मत देखना, क्योंकि अगर तुमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया तो उसको अभी मत देखो। फिर 2 को देखो, 4 को देखो, 5 को देखो। तुमको रिक्वायरमेंट 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 पढ़नी, रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा कि ये वाला चैप्टर पूछा गया है, इसका मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे किस वाले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। उस 13 मिनट में कोई 2 क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ना कि जैसे ही 2 बजेगी तुम सॉल्यूशन चालू कर दो। सिर्फ 13 मिनट वो 2 क्वेश्चन के लिए देना है तुमको, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन के लिए। तो जैसे ही तुम 1 घंटे में वो 2 क्वेश्चन पूरे कर लोगे, उसके बाद तुमको थ्योरी वाला क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका मतलब तुमने 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन कर लिए। 1.5 घंटे के बाद किस पे जाओ, ओआर पे जाओ और ओआर को खत्म करना स्टार्ट करो। इससे क्या हो रहा है, कैलकुलेटिव चलो, तुमको खुद कैलकुलेशन करना है, क्या मैं 40 पे पहुंच गई, क्या मैं 60 पे पहुंच रही हूँ, तुम कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। पहले के 1 घंटे में 2 क्वेश्चन जो तुम्हारे फुलफिल होने चाहिए ना, वो हो जाने चाहिए। मतलब 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 28 नंबर तुम्हारे पहले 1 घंटे में। उसके बाद 20 मिनट लगने चाहिए तुमको थ्योरी के क्वेश्चन को लिखने में, और थ्योरी अटेंड करना, वो टाइम सेव करती है। तुम हर चीज का कैलकुलेशन पे मत जाना, थ्योरी अटेंड करना। तो 20 मिनट में वो हो गया, तो एक और 14 नंबर का क्वेश्चन, तो यहीं पे तुम कितने पे पहुंच गए, 28 + 14 आजकल कितना होता है, आजकल 32 है, बोलो इतना तो बोलो। हाँ, ये भी सोचना पड़ रहा है मैम, 28 + 14 32 है भी कि नहीं। अब इसके बाद ओआर पे जाना। ओआर अगले क्या करना, 1 घंटे में ओआर ओआर ओआर, जल्दी जल्दी, 1 घंटे से ज्यादा मत लेना। यही तुमको समझ में आ जाएगा, ओआर कंप्लीट करोगे तो उसके मार्क्स आएंगे। और एएमए के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम कर चुके हो, एएमए के क्या कर चुके हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम कर चुके हो। अब दिव्या ने टोटल करके बताया है कि 42 होता है, ठीक है। तो आर यू गेटिंग कि फर्स्ट 1 घंटे 20 मिनट में 40 की पारी खेल लेनी चाहिए, उसके बाद ओआर तुमको एड ऑन देगा। और लास्ट का आधे घंटा वो जो जिसके कुछ अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी करो, कंट्रीब्यूशन लिख दोगे, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ये सब निकाल लोगे, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दिस इज द वे एएमए और एससीपीएमई वालों के लिए। तो मेन चीज तो यही है, थ्योरी लिखना, प्रिसाइसली लिखना। और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कि इस बार का पेपर भी एएमए वालों का केस स्टडी बेस्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसा भी नहीं कि कोई सिंपत्ति हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट चेकिंग करते वक्त तो तुम्हारे साथ कुछ दिक्कतें करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैंने टेस्ट की चेकिंग की, मैंने बहुत ज्यादा तुमको स्ट्रिक्ट चेकिंग करवाई, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। अगर उसमें तुम पार हो पा रहे हो तो ये बात है कि तुम इतने अच्छे से लिख सकते हो, जो जो मैंने पॉइंटर्स दिए, तो वहां पे भी पार हो जाओगे। इसके बाद आती है इसका की कहानी। तो इसका में कुछ नहीं, जब तक क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं करोगे इसका को तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कल किया है उसको आज आंख बंद करके रिवाइज करना, और वही तरीका जब मेरे साथ इसका याद किया था, कीवर्ड्स पे फोकस करो। कीवर्ड्स लिखने होते हैं, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है। पर उसने अगर 10 पॉइंट दिए हैं तो ये मान के चलो तुम्हें 9 पॉइंट्स तो लिखने हैं, नहीं तो तब भी वो क्या कर देगा, हटा देगा। इसका का आंसर लिखते वक्त डायरेक्ट उसने रिक्वायरमेंट मांगी तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देने मत बैठ जाना। थोड़ा सा अगर सपोज करो उसने जीआईटी का क्या पूछा है, सपोज करो जीआईटी के क्या थे, शायद बेनिफिट वगैरह कुछ थे, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो जीआईटी में क्या है, अगर बेनिफिट है तो जीआईटी के बेनिफिट डायरेक्ट स्टार्ट मत करना, उससे पहले जीईआईटी क्या है। तो जीआईटी क्या होता है, एनालिसिस होता है उसमें, गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी, जिसमें एनालिसिस करता है, वो आर्टिकुलेट करता है, चेक करता है कि जीआईटी इस एंटरप्राइज पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये पूरी डेफिनेशन लिख के ही रिक्वायर उसकी क्या करना, बेनिफिट स्टार्ट करना। मतलब वो बोलेगा डायरेक्ट लिखने को, पर थोड़ा सा भी अगर तुमने क्या किया, ढंग से बता दिया ना कि इसका मतलब ये है, मार्क्स तुमको मिलेंगे।
ठीक है। इसके बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा होता हो कि एक्सपेक्टेड तो था कि बहुत ही अच्छे पेपर जाएंगे, ठीक है, और चले भी गए एक्सपेक्टेड के हिसाब से कि बहुत अच्छे पेपर चलेगा, और मार्क्स अगर तुम्हारे कम आए तो सर्टिफाइड कॉपी मंगवा लेना, क्योंकि कई बार इनसे मार्क्स छूट जाते हैं, लिखते ही नहीं है। इससे पहले वैभव करके हमारे क्लास में था, उसने मेरे को कॉपी भेजी थी, उसकी कॉपी में मार्क्स ही अलॉट नहीं होते। पर जब तक उसको ये चीज समझ में आई, तब तक वो जो होता है ना कि हम बोल पाए, मतलब अपनी कंप्लेन कर पाए, उसका बेचारे का टाइम चला गया, तो वो तो उससे पहले ही शायद सीए बन चुका होता। तो ये उसकी इसका के कॉपी में हुआ था। तो इसका में ध्यान रखना है, एक बार कभी भी लगे ना कि सच में खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है और नहीं हो पाई चीजें, तो सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना, उसमें चेक कर लेना कहीं सही में तो ऐसा नहीं कि एक दो जगह उनने मार्क्स की छूट गए, क्योंकि ह्यूमन है वो भी, सामने वाला भी ह्यूमन है, हो सकता है उससे भी, पर उसके ह्यूमन होने के चक्कर में हमारा तो 6 महीने का ह्यूमन निकल जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ किस पे, डीटी पे। डीटी अब से तुम प्रोविजन पढ़ना बंद कर दो, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चंस पढ़ो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ हो जाए। मतलब सपोज करो मैंने क्वेश्चन कौन सा होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैंने क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग का ले लिया। ट्रांसफर प्राइसिंग में मेरे को नैनो वाला जो क्वेश्चन है जिसमें तुमको कॉस्ट प्लस वाला करके निकालना है, अच्छे से कर लिया। अब मुझे लग रहा है इसका प्रोविजन अब देख लेना चाहिए, तो प्रोविजन पे जाना, मतलब रिवर्स चलना चालू कर दो, क्योंकि प्रोविजन आ गया तो भी क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे, ये चांसेस है। पर क्वेश्चन सारे देख लिए तो तुमको पता चल जाएगा, अच्छा इस वर्ड पे फोकस करना था, अच्छा इस वर्ड पे फोकस करना था। जैसे मैं बार बार वो एग्जाम्पल लेती हूँ, कौन सा, 6 महीने तक अगर उसका आंसर नहीं आया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, पर वो 6 महीने स्टार्ट कहाँ से होते हैं। उसके ऊपर अगर उसने बोल दिया प्रीवियस ईयर एंड से 6 महीने, तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि वो तो रिसिप्ट हुई एप्लीकेशन, उससे 6 महीने तक उसका आंसर आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन मिल गया या नहीं मिला। जनरली ऐसा होना चाहिए कि तुमको हर चैप्टर के ऊपर एक स्टिकी नोट होना चाहिए जिसमें उसके अंदर टाइम शेड्यूल क्या है, लिमिट क्या है। कई जगह तो तुमको पता चलेगा अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में ही आ जाओ, 10% या उससे ज्यादा की बोरोइंग की गारंटी, या फिर 51% उससे ज्यादा का एसेट का क्या ले रहे हो तुम, लोन दे रहे हो। ये चीजें क्या है, लिमिट्स है। ये लिमिट अगर इतनी सी उसने ग्रेटर लिखा और हमने इक्वल टू पे आ गए, कहानी खत्म। वहां पे उसने स्पेसिफिकली लिखा है मोर देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड। अरे भाई मोर देन बोला है, और इन्होंने क्वेश्चन में दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसने 8 में से 4 ही अपॉइंट किया। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग क्या करते हैं, जो लिखा है वो नहीं पूछेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। और तुमको जब पढ़ रहे हो ना, वो अपोजिट ही सोचना सीखना चाहिए। हम एज इट इज पढ़ते हैं, अच्छा ये लिखा है ये लिखा है, तो मैं तुमको जब भी पढ़ाती हूँ क्या बोलती हूँ, 6 मंथ लिखा है तो यहाँ लिख लो, इक्वल टू नहीं आएगा। तो वो चीजें क्या है, वही वो क्वेश्चन बोलता है। और जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अगर एडजस्टमेंट शीट बनाई होगी ना, तो पूरी एडजस्टमेंट शीट पहले पढ़ो, रिकॉल करो कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, उसके बाद क्या करो। अब वो लोग कैलसी पे ही सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने उस वक्त ढंग से किया होगा, अब वो लोग कैलसी पे आ जाओ। और ये कैलसी से हो जाए उसके बाद प्रोविजन पढ़ो। तुम शर्त लगवा लो, जब तुमने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया और फिर प्रोविजन पे जाओगे ना, रिटेंशन पावर तुम्हारे प्रोविजन की ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता चल जाता है, दिमाग ना अलर्ट हो जाता है। जब भी हम बोर होते हैं ना थ्योरी पढ़ते पढ़ते, तो क्वेश्चन पढ़ने को बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन कर लो ताकि इसको चलने की आदत हो जाए। थ्योरी बोरिंग होती है, पर क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग चलाते हैं। तो पहले ही दिमाग चला लिया, अब थ्योरी पढ़ोगे ना तो तुमको थ्योरी पढ़ते पढ़ते याद आएगा, अरे इसका तो क्वेश्चन था उसमें। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन एक बार कर लिया, थ्योरी पढ़ते पढ़ते फिर उसका क्वेश्चन रिकॉल करोगे। तो दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर नेक्स्ट डेज। अब जो आने वाला टाइम है ना, उसको इसमें अप्लाई करो। ठीक है। एक चीज मैं इसका की और भूल गई, इसका वाला तुम चार्ट बना लो कि ये वाला अगर रिक्वायरमेंट बोली तो यही आंसर है, छोटा सा, कि सपोज उसने बेनिफिट बोला है तो उसमें यही आना चाहिए, तो तुमको पता चलेगा इसका ये इसको बोलते हैं ना प्योर रटंत। तो वो रटंत की तैयारी ऐसे ही करो। ठीक है। आईडीटी है तो आईडीटी में अप्रोच तुम्हें बताया कि चैप्टर वाइज जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। आईडीटी में पहला मेगा एग्जाम्शन ही होना चाहिए तुम्हारा, मेगा एग्जाम्शन के बाद ही तुम्हारा क्या चालू होना चाहिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और फिर साथ में तुम्हारा सप्लाई। जब मेगा एग्जाम्शन हो जाए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाए, सप्लाई हो जाए, उसके बाद जाना तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, क्योंकि तुम्हें याद है हमने क्या देखा था कि मेगा एग्जाम्शन से पता चलता है भाई आरसीएम कौन कौन सा है। फिर आरसीएम वाली चीजें कुछ कुछ मेगा एग्जाम्शन में क्या करके रखी है, एग्जाम्प्ट किया। फिर वो चीज पता चलती है, अच्छा ये आरसीएम में क्यों आया, तो वो तुमको
सप्लाई चैप्टर बताएगा। सप्लाई में शेड्यूल 1 पे जाओगे तो विदाउट कंसिडरेशन है। अब विदाउट कंसिडरेशन है तो वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? फिर उसके लिए कहाँ जाते हैं हम? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई करना। और हर एक का टाइमर मैंने तुमको बोला है कि सिवाय मेगा एग्जाम्शन को 2-2.5 घंटे ले लेना समझने के लिए, बाकी के सारे चैप्टर, इनफैक्ट योर आईटीसी, उसको भी 1 या 1.5 घंटा ही लगता है, क्योंकि आईटीसी एक एप्लीकेशन है, वो अपने आप में चैप्टर नहीं है। तो जब तुम्हारा मेगा एग्जाम्शन, फिर आरसीएम के बाद तुम्हारा कौन सा चैप्टर बोला मैंने? सप्लाई के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम आईटीसी स्टार्ट करोगे, क्योंकि इन सब का मिक्सचर ही तो आईटीसी में आता है। उसमें याद रखना कि क्वेश्चन देते वक्त आईटीसी के क्वेश्चन में उसने कंपोजिट सप्लाई लिखा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया कि वो कंपोजिट बेसिस पे जा रहा है कि वो मिक्स्ड के बेसिस पे जा रहा है। याद करो लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग, उसमें दिख नहीं रहा था, हमको समझ नहीं आ रहा था, फिर अचानक से समझ में आ रही है तो क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल क्या होता है? रेट अप्लाई होता है। तो यू हैव टू गो, यहाँ पे पहले ऐसे फ्लो चलाओ, और ये फ्लो चलने के बाद फिर तुम क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहला क्वेश्चन आईटीसी स्टार्ट करना, फिर रिवर्स में अब क्वेश्चन स्टार्ट करना। तुम जैसा डीटी पढ़ रहे हो वैसा आईटीसी नहीं, ये नहीं पढ़ सकते आईडीटी। तो यहाँ पे पहले फ्लो ऐसे समझना पूरा, फिर आईटीसी के क्वेश्चन स्टार्ट करना। आईटीसी बम्पर है, वो सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद क्या करना? क्वेश्चन स्टार्ट करना। जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के साथ कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पता चल जाता है तरीके के, अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन का तरीका नॉर्मल होता है, एक तुम्हारा कौन सा होता है? कंपोजिशन होता है, एक तुम्हारा वॉलंटरी हो जाता है, एक टर्नओवर बेस्ड हो जाता है। तो सारे तरीके कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन साथ में मिक्स होके आता है, तब तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ऐसे अलग अलग तरीके के उन्होंने क्या दिए हैं रजिस्ट्रेशन भी। इनवॉइस चैप्टर सिर्फ आईसीआई के रिकैप्चुलेशन से उठाना और कहीं नहीं। इनवॉइस हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, आईसीआई का जो लेट्स रिकैप्चुलेट दिया है ना, डायरेक्ट उससे उठाना। और अगर मेरे चार्ट से करके रखा, माइंड मैप से करा है, तो डायरेक्ट उसी को पढ़ना। इसको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन है। पेमेंट ऑफ टैक्स तुमको एप्लीकेशन बताता है कि किस मैनर में मेरे को पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को करना है, सीजीएसटी से सीजीएसटी को करना है, वो एप्लीकेशन बताता है। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें डायरेक्ट सिर्फ उसको पढ़ना है। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सिर्फ मेरे चार्ट से पढ़ते जाओगे और किसी से नहीं। बाय चांस एक क्वेश्चन आना है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सबसे लास्ट में। मैं तो बोलूंगी कि उस दिन पढ़ना जिस दिन तुम क्या कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो लिस्ट निकालना। जिस दिन जा रहे हो उसी दिन डायरेक्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को क्या करना, इज्जत देना कि चल एक बार तेरे को देख के जाते हैं, अगर तू आ गया तो मैं 4-4 पॉइंट्स इन सबके लिख सकता हूँ। उसमें पूछेंगे मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, ट्रेडर को कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, तो इतनी कहानी वो पूछता है तो उतना ही करना। इसके बाद लाइबिलिटी अंडर वेरियस केसेस। इसमें लाइबिलिटी अंडर वेरियस केस ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ना वो पूछ लेते हैं। ये 2-2 नंबर के आजकल क्वेश्चन इससे पूछे, पर इस 2-2 नंबर में एक एक चीज आनी चाहिए। तो पॉइंटर्स बनाना, इसको भी मेरे ही चार्ट से करना और कहीं से मत करना। चार्ट देखना और उसमें जितनी जितनी चीजें लिखी, इंपॉर्टेंट स्टफ दिख रहा है ना, कि कहाँ पार्टनर है, कहाँ पे कंपनी है, कितने टाइम में देना है, कहाँ इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी, सब कुछ है। तो तुम सिर्फ जहाँ इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लिखे तो सब लिखना पड़ता है, इंटरेस्ट टैक्स एंड पेनल्टी। तुम ऐसे ही नहीं लिख सकते बस की लाइबिलिटी पे करनी है, वहां पूरे वर्ड्स लिखना कंपलसरी है। तो वो लाइबिलिटी वहां से पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा जो तुम्हारे लास्ट में ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं, मिसलेनियस प्रोविजन है, उसमें सिर्फ एंटी प्रॉफिटेरिंग जो अपन ने एक बार डिस्कस किया था, उसके अलावा कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ट्रांजिशन हो चुका 2017 में ही वो चीजें हो चुकी है, अब होने वाली नहीं है। तो इंस्टीट्यूट तुमको उस पर जज करने वाला नहीं है, सिर्फ एंटी प्रॉफिटेरिंग बाय चांस उसका अगर नोट आ जाए तो उसके लिए करना। फिर इसके बाद क्या आता है, रिटर्न चैप्टर बांगर की जो शुरुआत में उन्होंने पूरा दिया ना, एक पेज में रिटर्न, सिर्फ वही। और उसमें से भी क्या उठाना है, मेन लिमिट। उसमें कहीं 5 करोड़ दिया है, कहीं 2 करोड़ दिया है, सिर्फ 2-3 जगह सिर्फ वो लिमिट उठानी है। अगर तुम चाहते हो कि थोड़े से मार्क्स अच्छे आए, तो कहीं पे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लिख सकते हो रिटर्न नंबर, तो लिख देना।
अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आज तक 2017 से आज तक रिटर्न से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, पर हम क्यों पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इनको कब भरोसा नहीं, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दे दे तो सिर्फ वो बांगर का स्टार्टिंग वाला चार्ट बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे कौन सा चैप्टर है तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, तो मैं जो बोल रही हूँ ना देख लेना एंड डे पे, ये वही चैप्टर्स है कि अगर लास्ट के लिए रखना है उनको कि मतलब टाइम मिला तो तुमको इज्जत दे देंगे, टाइम नहीं मिला तो हम बाकी का 80-90% बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 1, ये आजकल है ना बहुत अजीब हो गए, बहुत अजीब, मतलब इनका समझ ही नहीं आता चाहते क्या है। हिस्ट्री पूछेंगे जीएसटी की, जब इनको लगता है ना पेपर टफ बनाना है तो पता है बच्चा तो ये छोड़ के ही जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी कौन पढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में इसका भी उनका क्या है, मेरा इसका भी चार्ट है, इसका भी क्या है चार्ट है, सिर्फ वो चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें डेट्स पे ध्यान देना, एमसीक्यू में इसकी डेट पूछते हैं लोग 100%। अभी तक जितनी बार हुआ है ना, एक बार भी चैप्टर नंबर 1 उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पे चैप्टर नंबर 1 सिर्फ मेरा चार्ट उसमें देख लेना, वो अगर तुम्हें नहीं मिला तो एक बार मुझे पिन कर देना, तो वो वाला मैं रीसेंड करवा दूंगी। तो सिर्फ उसके चार्ट में जो जो डेट है 23 सितंबर को क्या हुआ था वो काम कर। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी, बड़ा दिक्कत देता है, पर ऑफेंस एंड पेनल्टी तो तुमको यहाँ पे होना ही चाहिए, छोड़ेगा ही नहीं वो, जब डीटी में वो छोड़ नहीं पाता ऑफेंस एंड पेनल्टी, तो यहाँ तो एक ले दे के एक ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी कौन सा, ओनर कम फॉरवर्ड, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, उसमें भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन किस टाइप का है, एक जगह उसने डायरेक्ट जीएसटी का कैलकुलेशन दिया और एक जगह सिर्फ उसने वैल्यू दी है, तो दोनों के कैलकुलेशन के तरीके बदल जाते हैं, ये बांगर में एक बार नोटिस करना। तो ओनर कम फॉरवर्ड, डज नॉट कम फॉरवर्ड, उसमें एक जगह जीएसटी कैलकुलेट करके दिया और एक जगह जीएसटी कैलकुलेट करके नहीं दिया, उसको फोकस करना। बाकी का इसका मेरा यूट्यूब का पूरा वीडियो है, वो बार बार उसमें लर्न ही करवाया है, तो 2 की स्पीड पे उसको ही सुनना, जब जब ऑफेंस एंड पेनल्टी करना तब तब वो वीडियो सुन लेना, हमेशा के लिए बोल रही हूँ, जब जब तुमको लगे आज ये रिवाइज करना है तो 2 की स्पीड पे वो वीडियो चलाना, 3 पार्ट 40-40 मिनट के, तो वैसे भी तुम जितना टाइम लगाओगे उससे कम टाइम में तो भी तुम कर लोगे। ठीक है, तो वो उसमें एक एक चीज याद करवाई है। ये जुलाई 2021 में एमसीक्यू कैसे थे इसके एमसीक्यू भरे पड़े थे, और एमसीक्यू कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला कि विच एवर इज लोअर होगा हायर होगा, मतलब प्रोविजन, डायरेक्ट प्रोविजन एमसीक्यू में आते हैं। तो जो जो चैप्टर सी कैटेगरी के होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है, सी कैटेगरी तुम्हारा क्या होता है, एमसीक्यू से भरा पड़ा होता है। और इसमें भी एक चीज बता दूं, एफटीपी जब करने जाओगे तो एफटीपी का वो कौन से सर है, महेश गौड़ सर है, उनका एक वीडियो है एफटीपी का, उसके अंदर उनके ना चार्ट है, उन्होंने डाल के रखे, सिर्फ वो चार्ट पढ़ना। एफटीपी के 10-15 पेज का भी नहीं है वो, शायद उनका बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत पेज का है, सिर्फ उतने से उनका ही 1 घंटे का वीडियो सुनना और उन्हीं का क्या करना, चार्ट करना, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एफटीपी आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, और आएगा तो 1 नंबर का भी आएगा, तो मेहनत फिर उतनी ही करनी है उसके लिए। कस्टम को अगर एग्जामिशन लानी है तो कस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेना, कस्टम में एक एक चीज कहाँ क्या होनी चाहिए, उसमें वैल्यूएशन चैप्टर को तो स्ट्रॉन्गेस्ट रखना, क्योंकि वैल्यूएशन हर बार आता है, एक बार भी ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा, और एक क्वेश्चन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आता है, चैप्टर एक तो आएगा ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, चाहे वो तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक का दे, चाहे वो तुमको इधर जीएसटी से इंटरेस्ट कैलकुलेशन उठा के दे, प्रोविजनल असेसमेंट का कहीं का भी दे, तुमको वो इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दे के ही रहेगा। फिर जीएसटी में या तो ई वे बिल पे क्वेश्चन देगा, और अगर ई वे बिल पसंद नहीं आया तो जॉब वर्क पे क्वेश्चन देगा, मतलब जब तुम्हारे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन चलते हैं ना, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में या तो ई वे बिल मिलेगा या तो तुमको जॉब वर्क मिलेगा। इसके बाद लास्ट तुमको बोल रही हूँ कौन सी चीज, डिमांड एंड रिकवरी का पूरा चैप्टर पढ़ने की गलती नहीं करना। हमने कैसे किया है, 73, 74, 75 सेक्शन एकदम इज्जत से कर लिए, उसके बाद वो जनरल प्रोविजन जब स्टार्ट हो जाते हैं, सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो वो हेडिंग्स को अच्छे से समझना है, और वो हेडिंग कर ली मतलब पूरा डिमांड एंड रिकवरी का क्या हो गया मेरे लिए, चैप्टर क्लोज हो गया। तो दिस शुड बी द वे ऑफ प्रिपेयरिंग। उसके बाद और एक चीज तुमको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तुम्हारी एग्जाम होगी हम लोग 6 बजे बैठ जाएंगे, टू द एक्सटेंड पॉसिबल हुआ तो पूरा की पूरा
अगर पूरा नहीं हो पाया तो कम से कम हम इतने हैवी चैप्टर्स जो तुम लोग ज्यादा टाइम लगा लोगे, जब तक तुम्हारी एनर्जी रहेगी, अगर रात को 2 बजे तक भी एनर्जी तुम्हारी बचती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 तो तुम मेरे साथ ही कवर कर लेना। एक बार भी दिमाग में फिर से गो थ्रू हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सेम फॉर डीटी, सेम फॉर आईडीटी। तो मैं जैसे ही तुमको लाइव में करवा दूं, इंटरनेशनल मैं करवा दूंगी, पीजीबीपी मैं करवा दूंगी, और एक तुम्हारा वेरियस एंटिटी, तुम्हारा काम दूसरे दिन 4 घंटे में जो तुम्हारे एडजस्टमेंट शीट और क्वेश्चन है ना वो तुमको कंप्लीट करना है। तो इतना पार्ट भी अगर होता है ना तो एक तुम्हारा डीटी में इंटरनेशनल और वेरियस एंटिटी दोनों मिला के 55 से 60 मार्क्स का होता है। असेसमेंट प्रोसीजर हमेशा 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 कितने का आता है, हम असेसमेंट प्रोसीजर हमेशा आता है तुम्हारा 12 मार्क्स का, और टीडीएस टीसीएस 8 नंबर का आता ही है। टीडीएस टीसीएस की प्रेजेंटेशन टिप मैंने ऑलरेडी बता दी, उसमें क्या क्या लिखना ही होता है। असेसमेंट प्रोसीजर में सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ओवरऑल चाहे डीटी आईडीटी लो, कैसे डिवाइड करोगे प्रोविजन को, पर्सन कौन है, रेट क्या है, कंडीशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये चीजें तुमको वहां, और टाइमिंग अगर कुछ दिया है तो ये 5 पार्ट में तुम्हारा हर एक प्रोविजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप तुम्हें सारा क्रक्स समझ में आया होगा, बहुत सारा है, ठीक है, बट ये छोटी छोटी चीजें तुमको ना प्रिसाइसली हेल्प करेगी। और हो सके तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब से अपनी दूरी बना लो, क्योंकि कई बार हम अलग अलग फैकल्टी के वीडियो स्क्रॉल करने के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और एक चीज याद रखना, सुनी हुई चीज इतनी आसानी से नहीं लिख पाओगे जब तक खुद सेल्फ स्टडी करके उसको पढ़ नहीं लेते। तुम ये चीज लिख के रख लो, मार्क माय वर्ड्स, तुम अगर सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हो ना तो वो रिकैप्चुलेट भी इतना नहीं होगा, वही तुम लिख के देखते हो तो पता चलता है भाई इस वर्ड का ये मीनिंग था जो हम समझ ही नहीं पाए। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड प्रेफर कि दूरी किसकी बना लो, सोशल मीडिया से दूरी, इंस्टाग्राम, तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा यूट्यूब ही हटा दो, क्योंकि अब तो यूट्यूब में भी भयंकर दे दे के रील चालू हो गई है। तो सब तुम अभी के लिए क्या कर दो, तुम तुम्हारी पढ़ाई मतलब वनवास में चले जाओ, सीधी बात, ठीक है। एक मिनट प्रीति, दूसरी चीज कल मैंने एक स्टोरी इसीलिए डाली थी, इसको कंट्रोल में रखना। अभी प्रिपरेशन फेज में ये बड़ा अच्छा चलेगा और कॉन्फिडेंस से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जहां 1.5 दिन आ जाता है ना और तुम्हें शाम तक दिख गया कि रिवाइज नहीं कर पाए, ये शाम को ही अपना दम तोड़ देगा, बोले अब तो नहीं हो रहा, अब तो ये हो गया। उस वक्त अपने आप को संभाल लेना। और मैंने एग्जाम्पल भी मैं फिर दे रही हूँ, पिछली बैच की लड़की है कीर्ति, 2 दिन पहले मुझे बोल रही है कि मैम मेरे को तो एएमए का पेपर देना ही नहीं, मैं तो ऑप्ट आउट कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त तो परोस के दिया था ना ऑप्ट आउट इन्होंने। उसको मैंने सिर्फ एक वर्ड बोली थी एंड आई लिटरली थैंक कि वो इतनी रिस्पेक्ट की, मैंने कहा जीवन में तेरे से बात नहीं करूंगी अगर तो एग्जाम देने नहीं गई, सिर्फ इस वर्ड पे कि मैम आपने बोल दिया था ना कि आप लाइफ टाइम बात नहीं करोगे। वो आज सीए कीर्ति जैन है, एग्जैक्ट 200 पे पास हो गई। तो ये गलती मत करना कि छोड़ दें, अब हम अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से जोश से, क्योंकि जैसे पता है तुम्हारा पढ़ाई का पेस बन जाता है ना, तब लगता है अब तो 6 महीने मिल तो जाए बस हमको, अब तो इतना अच्छा कर लेंगे, ये एग्जाम रहने देते, जाके करेंगे भी क्या। और जैसे ही एग्जाम होती है ना वो पेस ऑटोमेटिकली, अभी 6 महीने है ना, रुक जाते हैं। ये गलती मत करना, ये माइंड गेम होते हैं सारे, ये दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा और तुमको इसको कंट्रोल करना है। सुकून शांति में तो तुम कंट्रोल कर पा रहे हो क्योंकि अभी वो दिन नहीं आया, 1.5 दिन में अपने आप को संभालना, जिसने इसको संभाल लिया ना वो यहाँ पे एक स्टेज तुमको 1.5 दिन में संभालना है इसको, और दूसरा इसको कब संभालना है, जब वो 13 मिनट में तुमको पेपर मिल जाएगा। तो ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारी लेंथी कोर्स की नहीं है, ये एग्जाम तुम्हारे पेशेंस की है, और कितना तुम दिमाग को काम रख सकते हो एज वेल एज स्पीड, और साथ साथ में प्रिसाइसली कितना लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हवा नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी आज तक ऐसी नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा डीपली समझ सको, बस इतना ध्यान रखना, बिना देखे सॉल्व करोगे। और अब क्वेश्चंस पहले होंगे डीटी में, प्रोविजन बाद में होंगे, और आईडीटी में इस लिंक में पहले पूरा रिवाइज करोगे बैठ के, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। सी कैटेगरी का जो तुम्हारा फिर से आईडीटी में, उसके तो क्वेश्चन नहीं भी करोगे, अगर टाइम नहीं मिला तो एज इट इज उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन छोड़ ही देना। अगर ऐसा लग रहा है जैसे प्रीति कि एग्जाम तो देनी है, तो यहाँ पे तुम इस चीज को अपना सकती हो कि सुन लिया कर लिया,
अच्छा अगर 40 भी आ गया ना तो तुमको अगली बार के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इतना कम पढ़ के भी 40 ले तो मतलब उस वक्त तो मैं एग्जामिशन कर सकती हूँ, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब पूछो क्वेश्चन। मैम आपने कहा था ये एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आजकल केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? कोई स्टडी मैटर? कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग होंगे उस पर डिपेंड करता है। अब इन्होंने पिछली बार जो ट्रांसफर प्राइसिंग का केस स्टडी क्वेश्चन पूछा था ना, वो उस चीज पे मिनिमम मैक्सिमम तुम्हारी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, तो तुम अगर समझ पाए कि कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तुमसे लेगा और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेगा, वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ ना कि उसकी कॉपी बहुत अच्छी है अतुल अग्रवाल की, वो जो कॉन्सेप्ट कॉपी मैंने देखी हुई है, इट इज वेरी वेरी गुड। तो उसको अगर समझ लो, तो उसको समझने के बाद क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ना, चैप्टर सॉर्टिंग करो, फिर ये एडजस्टमेंट कितने कितने तरह के, क्योंकि पिछली बैच में हमने यही पूरा किया है, इनको चैप्टर सॉर्टिंग भी बताई, टाइमर भी लगाया, बिना देखे सॉल्व भी कराया, और दोनों थे यहाँ पे भी, ज्योति भी थी और इसमें भी दिव्या थी, तो यही तरीका था। एंड आई एम सेइंग दिस, एक भी स्टूडेंट एएमए में फेल नहीं था, एक भी नहीं, तो वो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। ठीक है, और किसी को? ओके मैम। दिव्या है यहाँ पे? जो पेनल्टी के क्वेश्चन होते हैं उनमें सेक्शन मेंशन करना जरूरी है? क्या करना? नहीं, हाँ, पेनल्टी में जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम देखो दिमाग की भी एक क्षमता है। और एक चीज अभी, हाँ ज्योति, दिव्या, आशा यहाँ हो तो सुनो, जल्दी सुनो, वीडियो ऑन करके रखो। जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुमको एक चीज ये भी बता दूं, ऐसे तो भले ही हमारा 100 नंबर का पूरा हो नहीं पाता, अगर तुम अच्छी स्पीड रखो, सबसे पहले तो वही करना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन तुम्हें आता है उसको लेना। अब एक प्रेजेंटेशन टिप तुमको बता रही हूँ मैं, सबसे पहले ये लिख लो, सबसे पहले डीटी आईडीटी के जब केस स्टडी आते हैं ना, ऊपर लिखना इशू इन्वॉल्व। क्या लिखोगे कि इस क्वेश्चन में इशू क्या है। केस स्टडी पूछेगा तो कुछ ना कुछ वैलिड इनवैलिड ही करेगा ना, वो गाने किसके गाएगा, या तो वैलिड है, इनवैलिड है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो वहां पे जाओ और उसमें लिखना इशू इन्वॉल्व। इशू इन्वॉल्व क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पेपर चेक करने वाली हूँ तो मुझे क्वेश्चन पे अब जंप नहीं करना पड़ेगा, तुमने मेरे को एक क्या दे दिया, सहूलियत दे दी। फिर उसके नीचे नेक्स्ट पे क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन अंडर एक्ट। ये एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालनी है तुम्हें बकायदा, एक्सप्लेनेशन अंडर एक्ट। अब तुम प्रोविजन लिखना कि प्रोविजन ऐसा ऐसा बोलता है, डायरेक्ट प्रोविजन, तो उसको समझ में आ जाएगा, लो भैया ये इशू था, अब तुमने क्या समझा रहे हो, उसको प्रोविजन समझा रहे हो कि एक्ट में ये प्रोविजन लिख के रखा है। फिर इसके बाद तुम इसमें क्या लिखोगे? थर्ड हेडिंग आएगी कोरिलेशन टू क्वेश्चन। कोरिलेशन टू क्वेश्चन ये हेडिंग होगी। अब तुम क्वेश्चन से लिंक करके बताओगे इन द अबाव क्वेश्चन ये बोल के रखा है, वो बोल के रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तुमको कोरिलेट करना है, और कोरिलेशन और उसी के साथ लिख देना एंड एनालिसिस। एंड एनालिसिस मतलब तुमने क्वेश्चन से कोरिलेट कर दिया कि ये चीजें उसने क्या करके रखी, ऐसी की है, एक पैरा, और नेक्स्ट पैरा उसी के अंदर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैरा में एनालाइज करो कि देखो इसने भी, मोहन ने क्या किया, यहाँ पे अपील इस टाइम पे की है, 30 डेज में कर देनी चाहिए थी, आईटेट अपील यहाँ पे सीआईटी अपील को तो 30 डेज में कर दी है, इस चीज के लिए की है, मतलब समझो, एक जनरेट करके बता रही हो, तो तुमने लिंक करा और एनालाइज कर करके बता रहे हो कि इस क्वेश्चन में देखो प्रोविजन में भी यही हुआ, इसने भी यही किया, दैट इज एनालाइजिंग। कोरिलेट कर रहे हो ना क्वेश्चन को, और किससे कोरिलेट कर रहे हो? प्रोविजन से, जो क्या बन जाता है तुम्हारा एनालिसिस। फिर लास्ट में कंक्लूजन। ये हर एक केस स्टडी में करना, तुम हर एक केस स्टडी में स्पीड अच्छी रखना, यही लिखना। जरूरी नहीं है लैंग्वेज पूरी सेम हो, पर कंटेंट जहाँ 3 महीने दिया है, जहाँ पे पीपल बता के रखा है, पर्सन कौन होना चाहिए, पेपर चेकर को जब तुम्हारे पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ऑटोमेटिक उसके मार्क्स क्या होंगे, बच्चों को इसमें 4 में से 4 भी मिले, 4 में से 4 सीए के एग्जाम में। तो क्या है, जब पेपर चेकर को दिख गया कि वो मुझे तो क्या करना पड़ रहा है, देखना ही नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया ना, उसको दिख रहा है कि बच्चा अच्छे से कर रहा है। पहले के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो भी है, पहले के 1 या 2 क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छे से किए, तो लास्ट तक आते आते उसको तुम पे भरोसा हो जाता है, ये बच्चा समझदार है, उसने कोशिश अच्छी की है, मार्क्स उसके हिसाब से आगे के डिसाइड होते हैं। और पहला ही तुमने क्वेश्चन गलत चालू कर दिया, उसको समझ में आएगा शुरुआत से ही क्या है, इसकी नैया तो डाबाडोल हो रही है,
वो तुमको डाबाडोल करवा के ही रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन सबसे सही हो, सटीक हो, उसी को तुमको क्या करना है, क्वेश्चन 1 बनाना है। छोड़ दो पेज, दिक्कत नहीं है। पेज उसने भी बोला है हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो। ये बोलना पड़ जाता है क्योंकि उस वक्त हमको ऐसा लगता है वो ICAI के पेजेस वेस्ट हो रहे हैं। अरे होने दो, हर एक क्वेश्चन का नया पेज चाहिए ही होता है। और मिडिल में क्वेश्चन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1A हम एकदम कोने में वो बचपन जैसा लिख के आते हैं। जब तुम्हारी वो कॉपी वगैरह बन जाती है ना, तो क्वेश्चन दिखता भी नहीं है। और वो इतनी मेहनत करेगा या नहीं करेगा उस पर मत छोड़ देना। तो एकदम सेंटर में लिखना होता है क्वेश्चन 1A। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अब इसका एक बेनिफिट और बता देती हूँ। अगर बाय चांस तुम 5 क्वेश्चन करके आ गए हो, बाय चांस मतलब सबके सब तुम करके आ गए, तो जो बेस्ट तुमको अलॉट हुए ना मार्क्स, वो तुम्हारे टोटल में जुड़ते हैं। कहीं अगर लग रहा है ना कि नहीं हुआ, मेरे पास टाइम है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, तो जहां तुमको बेस्ट अलॉट हुए ना मार्क्स, टोटलिंग में वही आता है। और एक और चीज, जहाँ पे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि और मैं ये लिख देना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता है। मेरे टाइम एक क्वेश्चन AMA का ऐसा था जिसका क्लियर इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता था, और मुझे लग रहा है उसका इंटरप्रिटेशन वो भी निकल सकता था। तो मैंने जेन्युइनली एक से सॉल्व किया और करके लिख के आ गई कि इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है। तो ये क्या है, अगर ऊपर वाला गलत हुआ ना तो वो देखेगा तुम्हारा नीचे वाला, उसके मार्क्स देते हैं ये लोग। तो जब मैंने तुमको बोला था ना कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, तो ये कुछ कुछ में एक प्रोटोकॉल ये भी है कि तुम्हारा और जो होता है ना, और को भी वो देख लेते हैं कि ठीक है वो गलत हुआ तो भले ही इसके 4 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, एक तो मिलेगा, क्या पता 39 से 40 पहुंच जाए हम। तो जहां लग रहा है ना और लिखना है, तो वो और भी लिख देना। तो ये तुम्हारे लिए जितना मैं पूरा एक साथ बता सकती थी, ये सारा तुम्हारे लिए वही है। अच्छे से पढ़ो, बस इसको कंट्रोल करके रखना, और रिजल्ट भूल जाओ कि रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो। स्पेसिफिकली एक मैं बोलूंगी ये चीज आशा को, और स्पेसिफिकली ये चीज किसको बोलूंगी मैं, ज्योति को, कि मैंने छोड़ रिजल्ट दिया अब मैंने रिजल्ट की टेंशन लेनी छोड़ दी। करना ही नहीं है। तुम देखो, जब तुम किसी चीज के लालच में पढ़ते हो ना, तो तुम सिर्फ उसी काम के लिए पढ़ रहे हो। खुद को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ोगे ना, तो 10 बार 4 चीजें और सीखोगे। तो छोड़ दो, जो रिजल्ट आएगा भाड़ में जाए। मैम AMA में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिल्कुल। अब मतलब देखो, मजा सा नहीं आ रहा, वो पिछली बार ऐसे पढ़ा था ना, इस बार नहीं आ रहा इतना मजा। अब पहले तो तो कर लेते 2-2 3-3 घंटे में कर देते थे चैप्टर, अब पता नहीं, कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी ऐसे लगता टाइमर है लगा क्या के लंबा करो। ये एग्जाम कंडीशन का टाइमर लगा के ही करो। और जैसे मैंने बताया ना, तुम चैप्टर 1 तो शायद उस वक्त 2-3 बार कर लिया था। चैप्टर 1 तो हो चुका, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बचा हुआ है, उसमें नहीं हो रहा है। करना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी वो स्कोप मेरे पास भी नहीं है कि मैं कुछ भी कर रहा पाऊँ, नहीं तो डेफिनेटली। बट ये है कि टाइमर लगा लगा के ही करो, और बिना देखे। पिछली वाली सारी अप्रोच तुमको याद है ना, तुम वही फॉलो करो। देख के तो नहीं कर रहे, खैर अभी जब भी कर रहे हैं बिना देख और के। टाइमर लगाओ। हर क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। जहाँ 3 रिक्वायरमेंट है ना, 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू से। तो और कुछ पूछना है तो यू कैन। और टेस्ट के बेनिफिट कितने दिखाई दिए? पद्मिनी, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट? कुछ लोगों को सुनना चाहिए। No. Actually, you're not supposed to keep any expectations like you'll get these sort of questions in these chapters. That was the mistake I made. And after giving the paper, actually my confidence was dropped. That definitely for DT1. Yeah, that one. Later on, while doing the revision for this exam, I tried focusing on the theory questions, but I was not able to do in few chapters like settlement, income tax settlement cases, appeals thing. I need to focus more on that one, because by seeing the questions only, I feel like I won't be able to do that. Only these sort of chapters. एक चीज बताऊं, एक ये टेस्ट देने से क्या होता है ना, एग्जाम बिफोर एग्जाम तुमको एक प्रैक्टिस हो गई कि वहां जाके यही करना होता है। तो वो भी तुमको महताब, तुम खुद बताओ, तुमको IDT के 2 पेपर देने के बाद क्या महसूस हुआ? मैम एग्जाम काफी जो है ना प्रेशर कम हुआ था,
और डर भी निकला था कि मतलब सॉल्व हो सकते हैं अगर थोड़ी स्ट्रांग हो तो। थोड़ा सा एक चीज ये भी पता चली, 1.5 दिन यूज करना की आदत हो जाती है, तुम 1.5 दिन में मेरे से टेस्ट रखवाते थे। और डर भी निकला था उस टाइम, मुझे सेम डर लग रहा था कि क्वाइट मतलब एग्जाम में नहीं आऊं मैं, तो फिर आपने कॉल करके कहा था नहीं देना है पेपर, तो फिर मैंने दिया था, तो काफी पता लगा था उस टाइम कि किस टाइप वाला होता है बार बार। वो पता लगा ना एग्जाम तक रखना। जीवन, व्हाट अबाउट यू? इसके तो मैं बताऊं दोनों टाइम अच्छे मार्क्स थे, तो जीवन वाज द वन जिसको आईडीटी में सबसे अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो ये चीज, जीवन जो भी स्ट्रेटेजी कर रहे हो ना, वही स्ट्रेटेजी से आईडीटी को स्ट्रॉन्ग रखना, यू कैन डेफिनेटली स्कोर एग्जामिशन इन दैट। बट टेस्ट में एग्जामिशन आई है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में हम उसके लिए बिल्कुल लीनियंटली चल दें। मैं जनरली मार्क्स अच्छे नहीं भी देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि ओहो आई गया अब तो बस यही स्ट्रॉन्ग है अपना, यू कैन डू दैट। ठीक है ध्वनि? यस मैम। मैम अच्छा, मतलब पहला वाला ठीक था, फिर उसके बाद जैसे दिए तो उससे काफी ऐसे बेटर लगा, कॉन्फिडेंस आया। जब भी बिना देखे करोगे ना, तुमको जीवन में अच्छा ही लगेगा, बस इतना ध्यान रखो। एंड आई होप तुमको जितनी चीजें मैं मेरी तरफ से दे सकती थी, मैंने सारी चीजें, जो बोलते ना जितना ज्ञान तुमको बता सकती थी, एनालिसिस ये करो वो करो, सब कुछ तुमको दे दिया है। अब ये टाइम तुम्हारा सेल्फ स्टडी का है। जुड़ जाओ, जुट जाओ, उसके अंदर ही हो जाओ, रम जाओ, और ब्रेक तब लो जब जरूरत हो। ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे पढ़ लिया अब ब्रेक लेना है, नहीं। जब अब लग रहा है ना ब्रेक लेना है, तभी ब्रेक लेना है, अदरवाइज ब्रेक नहीं लेना है। पर इसको शांत रखते हुए पढ़ना है, हबड़ तबड़ में नहीं करना, क्योंकि दिस इज समथिंग, अब वो टाइम आ गया है कि तुमको अंदर, बोलते ना अपन भले मतलब और कोई चाहिए ही नहीं। ठीक है, तुम्हारे दोस्तों से, कजिन है, इधर उधर रिश्तेदारी में जाना, ये सब करना प्लीज बंद कर दो, क्योंकि सीए बन गए उसके बाद जीवन में यही करना है। और सीए नहीं बने तो तब रिग्रेट होगा जब रिजल्ट के दिन कि यार ये चीज अवॉइड हो सकती थी। रिजल्ट तो अवॉइड अब कर नहीं पाएंगे। और दूसरा एक ऑडियो और डाला था, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो। तुम या तो पास्ट सोचते रहते हो या फ्यूचर सोचते रहते हो, जो प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन करने वाला है उसमें तो तुम एब्सेंट ही रहते हो। तो ये सब चीजें अप्लाई करो। सो वाज द बैच गुड फॉर यू ऑल? मैम एनआर टैक्सेशन पहले चार्ट स्टार्ट करें ना सर? क्या क्या स्टार्ट करना है? एनआर में जो है मैम डायरेक्ट चार्ट से स्टार्ट कर लेना। चार्ट से? जी मैम। हाँ कर सकते हो। और एनआर के तुम्हारा पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का तो टेलीग्राम पे पूरा ऑडियो डाला है, पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेदर AAR, वेदर इक्विलाइजेशन, वेदर योर एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइस, पूरा डाल के रखा है। तो कानों में लगाओ, क्योंकि आदत है मुझे सुनने की, तो जल्दी शायद रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो वो टाइम कम लगाएगा। मैम एक गार का है क्या आपका? गार का भी है ना, उसके मैंने तुम लोग को बीच में एक वीडियो सेंड किया था, जिसमें तुम्हारे 269S 269T में फिर से लिंक सेंड कर दूंगी, उसी में ही है सब कुछ। ठीक है, और गार के तो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, चेंज भी नहीं होते। बस क्या होगा, अगर उसमें x लिखा है तो उसमें y लिख देंगे, पूरा पेज सेम चलता है गार का। तो गार के वही की वही क्वेश्चन। हम गार के क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करना आंसर, उसमें थोड़ा एज इट प्रॉब्लम इज, हो रहा उसमें कुछ नहीं, है। उसमें लिखा जैसा था अरेंजमेंट इज समथिंग, उसमें वैसे ना लिखा था अलग अलग अरेंजमेंट्स है ना, तो तुमको बताना है ये वाला अरेंजमेंट है, बस वो अरेंजमेंट समझाया, फिर से वही इशू इन्वॉल्व, एक्सप्लेनेशन इन गार, मतलब एक्ट में क्या है वो, फिर उसके बाद ये। और एक और चीज, अगर तुम चैप्टर नंबर याद कर सकते हो, मैं खुद मतलब आईडीटी में है ना, इस चैप्टर में ये लिखा है, इधर ये लिखा है, अगर तुम वो चैप्टर नंबर याद कर सकते हो तो वो तुम्हें बहुत 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 मदद करेंगे। वो दूसरों से तुम्हारी कॉपी अलग बनाते हैं, कि तुम्हें ये भी पता है कि इस चैप्टर नंबर में ये चीज लिख के रखी है, प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इस चैप्टर नंबर में है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के चैप्टर नंबर का ये है। तो वो तुम्हारी कॉपी, जब तुम एक्सप्लेनेशन अंडर लॉ लिख रहे होगे ना, पूरा लॉ झलकेगा कि सेक्शन भी लिख दिया, यहाँ पे चैप्टर भी लिख दिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन, रूल है तो रूल ही होना चाहिए। वो तुम्हारी कॉपी दूसरों से अलग करेगा। और सिर्फ शुरू के 3 क्वेश्चन में ये काम करना है। तुमने 3 में काम कर दिया, आगे का काम वो अपने आप करेगा। कहीं कहीं नहीं भी लिखोगे तो वो बकायदा तुमको क्या देगा, मार्क्स परोस के देगा। ठीक है,
तो थोड़ी मेहनत लगेगी, पर अभी लगा सकते हो तो लगा लो। मैम डीटी वाला जो वो एक क्लास थी जिसमें आपने 115B AA ये करवाया था, BAB ये सब, अभी 8 नवंबर को वो स्किप हो गई थी मैम, वो ले या फिर अपने आप से ही कर ले? वो तो तुम पे डिपेंड करता है ना कि अब तुम डेट भी याद है तुमको? हाँ 8 नवंबर को मैम, वो कहीं जाना था मेरे बर्थडे वगैरह था कुछ, तो मुझे पता क्यों फिर हाँ, तो डेट के अकॉर्डिंग ही वो पूछती है ना, ले लो, तो मैं खुद बोल। ले लो, हाँ क्योंकि ले लो, पिछली बार उसमें ना पीजीबीपी में वो सेक्शन का आ गया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी 22% वाला ले लो, करें ले या लो, 15%। ले लो। कम से कम वो क्या है, सुन के उसमें याद भी करवाया था उस वक्त, अच्छा हाँ तो ठीक ले है मैम, लेना। मैं बोल ठीक देती है, हूँ। ठीक है तो फ्रूटफुल है, Ma'am, अब यस मेहनत भी मैम करनी बहुत है। ज्यादा। अब पद्मिनी तुम्हारा 1 घंटा जो बचा है ना, अभी स्टार्ट भी होगा, बोलो। yes, ma'am. One clarification. In international taxation, last 3 chapters are there, right? So can I cover only the questions? I don't understand, only question means? Matlab, in questions, what and all I have covered in the question bank, can I refer only that, or else should I read entire theory? Authority of advanced ruling, equalization, that you are talking about? After that, 3 chapters like BPS and Yes, only questions. Even if you don't have time, you can skip that because it hardly have 5 marks, hardly 5 marks, either 0 or 5. That's why. So if you don't have time, you can skip that. in appeals and revisions, ITSC assessment procedures, these chapters, Yes, only the pardon. question. Can I? Yes. Pardon, I didn't listen to your question. सोनू ने मैसेज किया, मैं उसको पढ़ रही थी. Okay. What I'm asking is, can I cover only the questions part in assessment procedures, ITSC and appeals chapter? Listen to the audio. On Telegram, I have uploaded that assessment procedure audio. Listen to the audio and do only questions for assessment procedure and appeal and revision. उसके भी क्वेश्चन एज इट इज ही आते हैं, बाय चांस कभी कुछ नया आ जाता है, ठीक है, बट उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, सेक्शन फिर से वही इशू इन्वॉल्व, ये टेक्निक अपना लेना। चले? Okay.